हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रोफिन में। कल हमने बात की थी प्राइमरी मार्केट पे, लेकिन आज हम बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट पे कि ये सेकेंडरी मार्केट होता क्या है, इसके काम क्या क्या हैं, रोल क्या क्या है, एनएससी का रोल क्या है। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेकेंडरी मार्केट होता क्या है? प्राइमरी मार्केट की तरह सेकेंडरी मार्केट होता है, बस इसमें ये होता है कि जो पहले से इश्यूड सिक्योरिटीज़ थी या शेयर्स थे या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट था, वो वापस सेल, रीसेल, परचेस होता है। इसीलिए इसका नाम सेकेंडरी मार्केट है। कोई भी शेयर जो आप नॉर्मल खरीदते हैं या बेचते हैं या शॉर्ट करते हैं या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदते हैं या सेल करते हैं, वो सारा सेकेंडरी मार्केट में आता है। तो फ्रेंड्स सेकेंडरी मार्केट क्या होता है ये तो हमको पता चल गया। अब आते हैं कि इसका रोल क्या क्या है सेकेंडरी मार्केट का। तो फ्रेंड्स सेकेंडरी मार्केट का रोल बहुत ही ब्रॉड है। ये इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ये इन्वेस्टर्स को एक चैनल प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ इम्पार्शियल ट्रेड कर सकते हैं। कंपनीज को भी अपने वर्क प्रोसेस में बहुत ही मदद करता है। फ्रेंड्स अब ये आता है कि ये डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस तो मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आई बटन पे वो वीडियोस आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं फिर से बता देता हूँ कि प्राइमरी मार्केट में नए सिक्योरिटीज़, नए शेयर्स या जैसे आईपीओ हो गया, ये सब इशू किए जाते हैं कि हाँ पहली बार कोई आ रहा है, पहली बार वो कंपनी लिस्ट हो रही है, तो उसकी सारी चीज़ें जो है पूरा प्राइमरी मार्केट पे रिलीज़ की जाती हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट पे वो जो सेल हो चुकी हैं वो अगर वापस सेल होंगी, लोग खरीदेंगे, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होगी। सेकेंडरी मार्केट बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। फ्रेंड्स अब अगला टॉपिक आ जाता है, ये स्टॉक एक्सचेंज का रोल क्या होता है। तो फ्रेंड्स स्टॉक एक्सचेंज जैसा कि हमको पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारे सिक्योरिटीज़ का परचेज और सेलिंग और मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का सेलिंग या परचेज होता है जो कि सेबी के द्वारा गवर्न होता है। तो इसी को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, क्योंकि मेनली इसमें सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इसीलिए इसे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। फ्रेंड स्टॉक एक्सचेंज की बात आई है तो इसमें जैसे एनएससी होता है, तो एनएससी क्या करता है? एनएससी हमको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम किसी और पॉइंट, किसी और जगह पे बैठ के उस सिक्योरिटी में ट्रांजैक्ट कर पाते हैं, उसको खरीद पाते हैं, उसको बेच पाते हैं। या कोई शेयर है, आप इस रूम से बैठ के, आप अपने रूम से बैठ के उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो एनएससी ये चीज़ प्रोवाइड करता है, यानी वो स्टॉक एक्सचेंज ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स अब अगला टॉपिक आ जाता है, ये डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो फ्रेंड्स डीम्यूचुअलाइजेशन एक लीगल टर्म है या एक लीगल स्ट्रक्चर है जिसका ये मतलब होता है कि ओनरशिप मतलब मालिकाना हक, और मैनेजमेंट मतलब जो उसका संचालन है, और जो भी ट्रेडिंग राइट्स हैं मतलब क्रय विक्रय के जो अधिकार हैं, ये तीनों चीज़ों को अलग करके रखा जाता है। ये मतलब म्यूचुअल नहीं होते, इकट्ठा नहीं होते हैं, ये सारे सेग्रीगेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये ट्रेडिंग राइट्स एक्सचेंज के पास होता है, मैनेजमेंट कंपनी के पास होता है, और ओनरशिप उसमें बैठे प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स, इनके पास होता है। तो फ्रेंड्स डीम्यूचुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही है। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। फ्रेंड्स अब अगला कॉन्सेप्ट ये आता है कि ये डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मतलब डीम्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंज और ये म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है। तो फ्रेंड म्यूचुअल फंड में ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, ओनरशिप राइट्स, ट्रेडिंग राइट्स और मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में होती हैं, तो उसको म्यूचुअल फंड कहा जाता है। लेकिन जब ये अलग अलग होती हैं तो इन्हें डीम्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंज कहा जाता है। अभी प्रेजेंट में इंडिया में 2 डीम्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, जिसमें से एक एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और एक है ओटीसीईआई। एनएससी का तो मतलब हमको पता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पर ओटीसीईआई एक नया टर्म है जिसका मतलब ओवर द ट्रेड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स अब हमें डीम्यूचुअलाइजेशन के बारे में भी पता चल गया। तो फ्रेंड्स अब अगला टॉपिक आ जाता है कि ये एसबीटी क्या होता है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम। फ्रेंड्स इसका एब्रीविएशन है एसबीटीएस। तो फ्रेंड जैसा कि हमको पता है कि पहले पब्लिक आउटक्राई का इस्तेमाल होता था पुराने समय में 1992, जैसे आपने स्कैम 1992 देखी होगी, तो उसमें है कि कैसे सब लोग इकट्ठा होकर चिल्ला रहे हैं, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। तो ये पहले होता था फ्रेंड पुराने समय में। लेकिन अब नए समय में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आ गई है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है या एक स्क्रीन प्रोवाइड की जाती है डिजिटल, और उसके थ्रू सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन होता है, खरीद फरोख्त होती है। और वो खरीद फरोख्त तभी होती है जैसे कि आप खरीदना चाह रहे हैं, मैं बेचना चाह रहा हूँ, या मैं बेचना चाह रहा हूँ, आप खरीदना चाह रहे हैं। अगर मेरे बेचने वाले को एक खरीदने वाला मिलेगा
तो ही क्या कहते हैं वो एग्जीक्यूट होगा और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाएगा कि हाँ ये सेटल हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगली पार्टी जैसे ही मिलती है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म यही है। अब फ्रेंड्स अगला टॉपिक आ जाता है NEAT क्या है, ये नीट क्या है। तो फ्रेंड्स ये होता है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, फ्रेंड्स आपको पता, शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन इंडिया सेटेलाइज्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन करने वाला पहला कंट्री है वर्ल्ड का। ये सबसे पहले सैटेलाइट बेस्ड ट्रांजैक्शन इसी ने किया था सिक्योरिटी का, इंडिया ने, वो भी NSE में। तो फ्रेंड्स नीट यही होता है कि हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सिक्योरिटीज का आदान प्रदान करते हैं। उधर एक सेलर होता है या बायर होता है, इधर एक बायर और सेलर होता है, दोनों मिलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट सेटल होता है। तो फ्रेंड्स इसी को नीट कहा जाता है। अब फ्रेंड्स अगला टॉपिक आ जाता है कि ब्रोकर्स क्या होते हैं या इनसे कैसे हम सेटल करते हैं। तो फ्रेंड्स शॉर्ट में अगर जाने तो ब्रोकर्स आपको पता ही होगा, जैसे ज़ेरोधा हो गया, एंजल हो गया, ये तो अभी ऑनलाइन ब्रोकर्स आ गए हैं। और भी ब्रोकर्स हैं, ये तो अभी नए ऑनलाइन ब्रोकर्स आ गए हैं, एंजल और ज़ेरोधा। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि हम इनके पास ऑर्डर लगाते हैं और ये NSE के द्वारा अप्रूव्ड है और ये हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट करके और हमको वो सिक्योरिटी इशू करा देते हैं। फ्रेंड्स ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको एक मॉडल एग्रीमेंट बोला जाता है। इस मॉडल एग्रीमेंट के तहत ही हमारा ब्रोकर हमारे साथ सेटलमेंट करा। तो फ्रेंड्स अब ये बात आती है कि ये इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग हम कर कैसे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा अभी पूरे समय इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग ही हो रहा है, पहले इस तरह नहीं होता था। तो इसके लिए आपका ब्रोकर आपको इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। आप इंटरनेट पे रहेंगे, उस ब्रोकर से रजिस्टर्ड रहेंगे, वहाँ पे अपना जो भी आप खरीदना या बेचने का ऑर्डर लगाते हैं वो ब्रोकर एग्जीक्यूट करेगा। और फ्रेंड्स ब्रोकर के मिनिमम चार्जेस 2.5% हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सेबी ने ये नियम बनाया है कि 2.5% से ज़्यादा आप एक्सचेंज का जो भी ट्रेडिंग हुई है उसके पूरे टर्नओवर का 2.5% से ज़्यादा आप ब्रोकरेज नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स ये कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है। अब नया टॉपिक आता है कि फ्रेंड्स ये कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है। तो फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट नोट एक पूरा एग्रीमेंट होता है, वो स्टैम्प्ड एग्रीमेंट पहले होता था, लेकिन अभी आप अगर देखेंगे ज़ेरोधा वगैरह में तो जहाँ पे आपका एक्सिक्यूटेड पार्ट होता है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नोट खुला होता है। उसमें एग्जैक्ट टाइम, क्वांटिटी, प्राइस, एक्सिक्यूशन प्राइस, बिडिंग प्राइस सारा लिखा रहता है कि आपने कैसे खरीदा, कितना खरीदा और उस हिसाब से आपके डीमैट में कितना क्रेडिट हुआ। अगर मान लीजिए अगर आपका ब्रोकर नहीं काम कर रहा है तो आप CDSL की साइट पे जाके वहाँ से आप लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपने क्या एग्जीक्यूट किया क्या नहीं, वहाँ से भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर ब्रोकर से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट नोट मेल भी कर देगा, जो कि लीगली बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है। और कोई भी डिस्प्यूट अगर आपका ब्रोकर के साथ होता है तो यही कॉन्ट्रैक्ट नोट आपकी मदद करता है ताकि डिस्प्यूट रिजॉल्व हो पाए।